नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। इसी को हम अंग्रेजी में सीक्वेंसेस एंड सीरीज के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। सीक्वेंसेस यानी अनुक्रम, सीरीज यानी श्रेणी तथा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे अपने पहले विषय के साथ यानी अनुक्रम। अनुक्रम होता क्या है बच्चों? अनुक्रम कुछ दिए हुए पदों का समूह होता है। ठीक है बच्चों। अब अनुक्रम जो है वो दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, परिमित अनुक्रम तथा अपरिमित अनुक्रम। तो सबसे पहले हम परिमित अनुक्रम की परिभाषा देखेंगे। वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या सीमित होती है उसे परिमित अनुक्रम के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपके सामने बच्चों एक उदाहरण दे रखा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये परिमित है कि नहीं। पदों की संख्या जो दे रखी है उसकी हम गणना करेंगे। 1, 2, 3, 4 तथा 5। यहाँ ये जो अनुक्रम दिया है उसमें पदों की कुल संख्या 5 है, जो कि एक सीमित अंक है। इसलिए ऐसे अनुक्रम को हम परिमित अनुक्रम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखेंगे अगला विषय यानी अपरिमित अनुक्रम। वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है उसे हम अपरिमित अनुक्रम के नाम से जानते हैं। जैसे कि बच्चों आपके सामने एक उदाहरण दिया है। ये उदाहरण कुछ पहले दिए हुए उदाहरण जैसा ही दिखेगा, लेकिन इसमें एक अंतर है बच्चों। यहाँ पदों की संख्या सीमित नहीं है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इन 5 पदों के बाद एक चिन्ह दे रखा है ये, और इसका अर्थ है कि ये अनुक्रम जो है वो अनिश्चित रूप से बढ़ता जा रहा है और हमें नहीं पता कि ये आखिर में समाप्त कहाँ होगा, यानी पदों की संख्या सीमित नहीं है। इस प्रकार के अनुक्रमों को हम अपरिमित अनुक्रम के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपरिमित अनुक्रम की एक विशेष स्थिति। व्यवस्थित संख्याओं, जैसे आपके सामने एक अनुक्रम दे रखा है 1, 1, 2, 3, 5, 8, और ये अनुक्रम जो है वो अपरिमित है, इसलिए वो अनिश्चितता के साथ बढ़ता जा रहा है। इस अनुक्रम का कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है, किंतु अनुक्रम की रचना पुनरावृत्ति संबंध द्वारा व्यक्त की जा सकती है। जैसे कि हम देखेंगे, उदाहरण के लिए बच्चों यदि मैं आपको समझाना चाहूँ, आप यहाँ देख सकते हैं A1 यानी पहला पद, A2 यानी दूसरा पद। A1 और A2 पहला और दूसरा दोनों पद का ही मान 1 है। अब यदि तीसरा पद A3 देखा जाए तो क्या है बच्चों? 2, जो कि पहले और दूसरे पद को जोड़कर बना है। बच्चों इसी प्रकार यदि आप ध्यान देंगे तो जो चौथा पद है यानी A4 जिसका मान है 3, वो दूसरे और तीसरे पद को जोड़कर बना है, यानी 2 + 1 3। यदि आप पांचवा पद देखें तो उसका मान है 5, जो कि तीसरे और चौथे यानी 2 + 3 को जोड़कर बनाया गया है। इसी प्रकार आगे जब हम बढ़ेंगे तो बच्चों हम एक व्यापक संबंध परिभाषित कर सकते हैं कुछ इस रूप से कि an यानी जो भी nवा पद होगा वो होगा n-2वां और n-1 यानी इन दोनों ही पदों का योग होगा। और यहाँ स्थिति ये है बच्चों कि n का मान जो है वो 2 से अधिक होना चाहिए। इस अनुक्रम को फिबोनाची अनुक्रम कहते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा अनुक्रम समाप्त हुआ। आगे बढ़ेंगे श्रेणी की ओर। माना कि यदि A1, A2, A3 से आगे बढ़कर AN तक एक अनुक्रम है, तो व्यंजक A1 जमा A2 जमा A3 जमा करते हुए हम लेंगे योग AN तक का, तो संबंधित अनुक्रम से एक श्रेणी ये बन गई। यानी ये श्रेणी जो है वो किससे संबंधित है बच्चों? जो ऊपर अनुक्रम दिया गया है। ठीक है बच्चों, श्रेणी दो प्रकार की होती है, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। ऐसा क्यों बच्चों? श्रेणी जो है वो किसी अनुक्रम से संबंधित है। जब अनुक्रम दो प्रकार के होंगे
तो उनसे संबंधित श्रेणियां जो होंगी वह भी दो प्रकार की होंगी। कैसे वो देखेंगे। परिमित श्रेणी। श्रेणी परिमित कब होती है? यदि जिस अनुक्रम से वह संबंधित है वह अनुक्रम परिमित हो। ठीक उसी प्रकार अपरिमित श्रेणी में हम देखेंगे कि श्रेणी अपरिमित कब होती है? यदि अनुक्रम जो दे रखा है या जिससे संबंधित वो श्रेणी है वह अपरिमित हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखेंगे समांतर श्रेणी। एक अनुक्रम दिया है A1, A2, A3 ऐसे ही AN तक। इसको समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी कब कहेंगे? यदि AN+1 बराबर होता है AN+D के लिए और जो N है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। तो n का जो मान आप लेंगे वो सभी प्राकृत संख्याओं से ही लेंगे, उसके अलावा आप कोई दूसरी संख्या नहीं ले सकते। यहाँ पर जो A1 है उसको हम प्रथम पद कहते हैं और जो अचर पद D है उसको हम समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े तो हमने देखा समांतर श्रेणी का व्यापक पद। मान लीजिए एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A1 तथा सार्व अंतर D है, अर्थात A जमा D, A जमा 2D, इस प्रकार का जो है समांतर श्रेणी आपको कुछ देखने को मिलेगा जब आप इसमें ये मान डाल देंगे। तो आगे बढ़े तो हमने देखा कि समांतर श्रेणी का nवां पद यानी जिसको हम व्यापक पद भी कहते हैं उसका मान निकलता है AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D। इसका प्रयोग यदि बच्चों आप करना चाहे तो आप यहाँ भी करके देख सकते हैं। जब n का मान 1 होगा तो A1 क्या होगा? A प्लस n का मान 1 डाल दीजिए तो 1 - 1 0 इंटू D 0, तो A1 का मान A हो गया। यदि आप n का मान 2 डालें तो A2 यानी जो आपकी दूसरी पद है, दूसरा टर्म है, उसको आप क्या लिखेंगे? A प्लस 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा इंटू D, तो D रहेगा, तो दूसरा जो पद बनेगा A प्लस D। इस प्रकार से आप अपनी समांतर श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए बच्चों इसी पर आधारित कर लेते हैं एक उदाहरण। उदाहरण में कहा गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद यानी AM जो है वो n है तथा nवां पद जो है वो m है, यानी जो an टर्म है an यानी nवां पद है उसका मान है m के बराबर। पहले ही कहा गया है कि m n के बराबर नहीं है, तो हमें pवां पद जो है वो याद करना है। mवां पद n है यानी am। कैसे परिभाषित है व्यापक पद बच्चों? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पर n की जगह m है तो am इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू D इज इक्वल टू n। इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं और जो फिर कहा गया है कि nवां पद m के बराबर है उसको परिभाषित करके हमने दूसरा पद मान लिया, दूसरा समीकरण मान लिया, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू m। अब इन दोनों समीकरण का प्रयोग करके हम आगे हल करेंगे तो हमने देखा कि m माइनस n इंटू D इज इक्वल टू n माइनस m। कुछ नहीं किया है बच्चों, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा दिया है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि D का मान जो है वो पिछले समीकरण को हल करने पर आ गया -1, यानी श्रेणी का जो सार्व अंतर है वह है -1। तो इससे हमें मिला कि जो पहला पद है उसका मान होगा a इज इक्वल टू n प्लस m-1, यानी जो AP का मान है वो आया है n प्लस m माइनस p। तो p वा पद हमने ज्ञात कर लिया। आगे बढ़े तो हमने देखा समांतर श्रेणी के कुछ गुणधर्म या आप उनकी कुछ विशेषताएं भी इन्हें कह सकते हैं। आपके सामने एक समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10। समांतर श्रेणी क्यों है बच्चों? क्योंकि 4 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, यानी सार्व अंतर यहाँ पर 2 आ रहा है। अब यदि बच्चों किसी भी समांतर श्रेणी में आप एक अचर पद से
जैसे कि हमने यहाँ 2 लिया है, मतलब आप एक ही अक्षर से श्रेणी में जितने भी संख्या दे रखी है, जितने भी पद दे रखे हैं, उन सबको योग करेंगे। यानी 2 के साथ 2 जोड़ा, 4 के साथ भी 2 ही जोड़ा, 6 के साथ भी 2 ही जोड़ा, यानी 2 हर एक पद के साथ जोड़ दिया, तो हमें परिणाम स्वरूप एक नई श्रेणी प्राप्त हुई, जो है 4, 6, 8, 10, 12। तो परिणाम में जो श्रेणी प्राप्त हुई है उसको यदि मैं देखूं तो 6 में से 4 घटाने पे क्या आता है बच्चों? 2। 8 में से 6 घटाने पर 2, 10 में से 8 घटाने पर 2 और 12 में से 10 घटाने पर 2। तो बच्चों यहाँ सीखने को ये मिला कि कोई भी एक समांतर श्रेणी दी गई है, आप एक ही अचर संख्या यदि हर एक पद में जोड़ दें तो फिर परिणाम में आपको जो श्रेणी प्राप्त होगी वह भी एक समांतर श्रेणी होती है। अगला देखते हैं बच्चों, फिर से वही समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। इस बार हमने एक संख्या, एक निश्चित संख्या, अचर संख्या हर पद से घटा दी है, तो जो परिणाम में श्रेणी प्राप्त हुई वो ही 0, 2, 4, 6, 8। यदि 2 से 0 को घटाएं तो होगा 2, 4 से 2 को घटाएं तो 2, 6 से 4 को घटाएं तो 2 और 8 में से 6 को घटाएं तो भी 2। यानी परिणाम में जो श्रेणी प्राप्त हुई वह फिर से एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि कोई भी समांतर श्रेणी है, यदि उसके हर एक पद से आप एक अचर संख्या को घटा दें तो परिणाम में जो श्रेणी प्राप्त होती है वह भी एक समांतर श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे अगली विशेषता। इसमें कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10। अब इस समांतर श्रेणी में हमने कुछ नहीं किया बच्चों, एक अचर संख्या 2 से श्रेणी के हर एक पद को गुना कर दिया। गुना करने पर जो परिणाम में श्रेणी प्राप्त हुई वह थी 4, 8, 12, 16, 20। इसी प्रकार आगे बढ़ती है। तो 8 में से 4 घटाने पर आया 2, यानी 8 में से 4 घटाने पर आया 4, 12 में से 8 घटाने पर आया 4, 16 में से 12 घटाने पर आया 4 और 20 में से 16 घटाने पर भी आया 4। यानी परिणाम में जो श्रेणी प्राप्त हुई है वो श्रेणी जो है वह भी एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ सीखने को ये मिला बच्चों कि कोई भी एक समांतर श्रेणी दे रखी है, आप एक ही अचर संख्या से सभी पदों को गुना कर दीजिए, परिणाम में जो श्रेणी आपको प्राप्त होगी वह भी एक समांतर श्रेणी होती है। आगे बढ़ते हैं आखिरी विशेषता की ओर। आपके सामने जो ये समांतर श्रेणी दी गई है, यदि इसको एक अचर संख्या से इसके हर एक पद को भाग दे दिया जाए, जैसा कि हमने 2 से दिया है, तो परिणाम में आपको जो समांतर श्रेणी प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। देख सकते हैं बच्चों, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो यही कहा था बच्चों मैंने कि जो आपको परिणाम में प्राप्त हुई है वह भी एक समांतर श्रेणी होगी, ये हमने देख लिया। तो बच्चों अंत में हमें विशेषताओं से सीखने को ये मिलता है, समांतर श्रेणी में आप एक ही उसके जितने पद है उसमें कोई एक अचर संख्या जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, उस अचर पद से उसको गुना कर दीजिए या भाग दे दीजिए, परिणाम में जैसी भी श्रेणी आपको प्राप्त होगी वह हमेशा ही समांतर श्रेणी होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला विषय, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के लिए हम कुछ संकेतों का उपयोग करेंगे, वो देख लेते हैं बच्चों। a यहाँ पर है प्रथम पद, l है अंतिम पद, d है सार्वअंतर, n यहाँ पर है पदों की संख्या और Sn जो है वो है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल में जब हमने देखा तो समांतर श्रेणी है a जमा d, a जमा 2d, ऐसे ही करके a जमा n-1d तक। तो जो l यानी आखिरी पद है वो है a प्लस n-1 इंटू d, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्यों a और a मिलके 2a हो जाएगा। अब इसको यदि मैं दूसरे रूप में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l।
इसी पर आधारित हम एक उदाहरण कर लेते हैं बच्चों। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग np प्लस 1/2 n-1 है, जहां p और q अचर हैं, तो सार्वअंतर हमें ज्ञात करना है। माना कि a1, a2 से लेकर an तक ये एक समांतर श्रेणी दी गई है, तो इसका योग कैसे निकलेगा? सभी पदों को जोड़ देने से। तो वो हमें दे रखा है np प्लस 1/2 n इंटू n-1 इंटू q। यहाँ पर s1 अगर पहले पद का लिया जाए तो वो है p, s2 यानी a1 प्लस a2 वो है 2p प्लस q। तो a2 यदि मैं निकालना चाहूं तो s2 में से s1 घटाकर निकल जाएगा p प्लस q। तो जो सार्वअंतर है वो हमारा होगा d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी सार्वअंतर जब हमने निकाला तो हमें प्राप्त हुआ q। इसी के साथ इस अध्याय को बच्चों समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। किसी भी प्रकार के संदेह और सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं बच्चों। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।